नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। एंड मिस्टर रॉय, वेलकम इन आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद द टुडे क्लास। हम लोग लास्ट क्लास तक में देख रहे थे हम लोग लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड L3, लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग उसी का L4 वाली पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स कि टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या एड की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। जी आर्यन रॉय, आई रिमेंबर, मुझे याद है कल जो आए थे तुम मिलने के लिए जी। ओके, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन इन रिप्यूटेड publishers, for example Kalyani Publication, New Delhi, India, and 12 research papers in international journals. Let us move to the next. अभी आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स की। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स यही होता है जो कि टैक्सोनॉमी करने में, क्लासिफाई करने में हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं। क्योंकि मान लो कि अगर किसी क्लासेस को, कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो प्रत्येक बार उसको स्टार्टिंग से क्लासिफाई करना शुरू से बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। तो क्या है कि जो पहले से क्लासिफाई किया जा चुका है तो उसका स्पेसिमेन होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जब क्लासिफाई करेंगे, मान लो टूर पे जाएंगे, विजिट पे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे जब देखने के लिए, तो डेटा कलेक्शन टूल्स वगैरह होना चाहिए और कई सारा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकेंगे, साथ ही प्रिजर्व कर सकेंगे, ताकि हम लोग जो मेहनत किए, जैसे कि हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो दूसरे रिसर्चर लोग उसके ऊपर काम किए हैं, तो जो दूसरे रिसर्चर काम किए हम लोग उसे यूज करेंगे। वैसे ही जो हम लोग काम करेंगे वो दूसरा लोग भी यूज कर सके इन द नियर फ्यूचर। तो हम लोग उस चीज़ में जो ये सारा चीज़ में जो सामानों का जरूरत पड़ेगा उस चीज़ को हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, राइट। तो ये सारा चीज़ का यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। और ये जो चैप्टर है ये यूनिट 1 का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा यूनिट 1 है, जिसमें कि 4 चैप्टर है। अपने को पता है पहला दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। स्टूडेंट्स, अपने को सिलेबस A to Z हमें याद रहना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, तभी हम लोग आसानी से अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और हमें नीट क्वालिफाई करना आसान होगा। और बोर्ड का एग्जाम तो बस ऐसे ही धड़ल्ले से पास कर जाएंगे अगर हम लोग नीट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मिस्टर आर्यन रॉय, आर यू देयर? आर्यन रॉय। और अगर कभी भी समझ में नहीं आए कोई भी चीज, बीच में अगर कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ दिया करो। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आर्यन तुम्हारे लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ अगर अभी तक शामिल नहीं हुए तो, क्योंकि उसमें ये सब जो क्लासेस होता है इसका PDF उस ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा, नोट्स वगैरह दिया जाएगा, ताकि सभी कुछ को मिला के हमारा जो स्टडी मटेरियल्स होगा, पार्टिकुलरली यहाँ पर जो दिया जाएगा इसका PDF फॉर्म प्लस NCERT और NCERT का एग्जाम्पलर मिला के हमारा मोर देन 90% की गारंटी है। तुम किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मिला लेना, सभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और हमारे स्टडी मटेरियल प्लस NCERT से मिला के देखो, 90% ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा। लेट अस मूव। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, उसमें 4 चैप्टर, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 3 प्लांट किंगडम एंड 4 एनिमल किंगडम। इसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। आज है चौथा लेक्चर और कल होगा 5वां लेक्चर। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा द लिविंग वर्ल्ड, फिर प्रैक्टिस बचेगा, चैप्टर 1 कंप्लीट, उसका चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स इन रियलिटी होता क्या है अपने को ये जानना है। बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। बहुत सारा जो स्पीसीज होता है अलग अलग प्रकार का, उसको स्टडी करने के लिए लेबोरेटरी भी जरूरत है प्लस फील्ड स्टडी भी जरूरत होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग जिस स्कूल में पढ़े होगे
वहां पर देखे होगे लेबोरेटरी में, बायोलॉजी लेबोरेटरी में स्पेसिमेन रखा हुआ है, कुछ बोतल जैसा बना हुआ होगा, बड़ा साइज का बोतल, उसमें कुछ केमिकल होगा और उसमें अलग अलग प्रकार का जीव जंतु होगा। जो डीओई का हो, कभी भी विवेकानंद विद्यालय, जो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट है वो तो खैर देखेगा ही देखेगा, जो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट नहीं भी है वो किसी पार्टिकुलर डे पे मेरे से इंफॉर्मेशन लेके वो कभी भी विवेकानंद विद्यालय में आ सकते हो, मैं दिखलाऊंगा। विवेकानंद विद्यालय में भी, विवेकानंद विद्यालय का लैब काफ़ी रिच लेबोरेटरी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जीव जंतु को प्रिजर्व करके रखा गया है। वहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन भी ओरिजिनल फॉर्म में रखा हुआ है, ओरिजिनल ह्यूमन स्केलेटन, जो कि एक लेबोरेटरी स्पेसिमेन के रूप में काम करता है, उसे भी हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का स्पेसिमेन हो गया, एक हो गया लेबोरेटरी स्पेसिमेन, जरूरी पड़ता है, दूसरा होता है फील्ड स्टडी। तो लेबोरेटरी स्पेसिमेन जो एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा गया उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे, साथ ही साथ जो फील्ड स्टडी होता है वो भी अलग अलग प्रकार का फील्ड स्टडी होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिगबोए, तो यहाँ पर डिगबोए में एक आर्बोरियम है जहाँ पर कि प्लांट्स को एक किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके लगाया हुआ है, उसे विजिट कर सकता है। और आगे चल के मैं बताऊंगा और भी कई सारा चीज है, अलग अलग जगह पे बॉटनिकल गार्डन्स होता है वो भी फील्ड विजिट में आता है, जूलॉजिकल पार्क होता है वो फील्ड विजिट में होता है, कई सारा ऐसा चीज है जो कि हम लोग देखेंगे आगे चल के। द इंफॉर्मेशन दस गैदर्ड अबाउट द स्पीसीज नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। मान लो अब हम लोग किसी फील्ड स्टडी पे गए हैं, तो वहां से जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट किए तो उससे स्टोर करके रखना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में उसका स्टडी में यूज हो सके, हम भी यूज करेंगे, प्लस जो दूसरे रिसर्चर्स होंगे या स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उससे हेल्प मिलेगा, वो आसानी से उसे स्टडी कर सकेगा। द एक्चुअल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड लेटर ऑन। तो जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, जब हम लोग फील्ड विजिट में जाएंगे तो जो एक्चुअल स्पेसिमेन उसे वहां से कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे प्रिजर्व करके रखेंगे और वेरिफिकेशन के लिए उसे भेजेंगे, या उस समय भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या लेटर बाद में भी उसका वेरिफिकेशन करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल में चीज क्या है। दीज आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीड्योर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हम लोग स्टोर्ड मटेरियल रखेंगे वो क्या है, वेरियस टेक्निक्स, procedures and stored information that are useful in identification and classification। मतलब ये जो टेक्निक है, प्रोसीड्योर है और जो स्टोर करते हैं हम इंफॉर्मेशन को, उससे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में काफी यूजफुल होता है। तो ओवरऑल अब हम क्लासिफाई करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को। तो इसे अगर ब्रीफ ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करोगे तो दो प्रकार का होगा, एक डेड होगा और एक लिविंग होगा। डेड और लिविंग दो अलग अलग प्रकार का होगा। जो डेड स्पेसिमेन होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसका एग्जांपल है हर्बेरियम एंड म्यूजियम। यहाँ पर हर्बेरियम में प्लांट्स को रखा जाता है और म्यूजियम में एनिमल्स को रखा जाता है, डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को। ठीक है, तो जो यहाँ पर डेड प्लांट्स को रखा जाता है, डेड एरिया इज नोन एज द हर्बेरियम, और जहाँ पर डेड प्लांट एनिमल्स को रखा जाता है डेट इज नोन एज द म्यूजियम। हो सकता है तुम लोग विजिट किए होगे जिसके आसपास में होगा। मैं कई जगह विजिट किया, फॉर एग्जांपल्स कोलकाता में भी विजिट किया, हर्बेरियम भी और म्यूजियम भी। गुवाहाटी में भी मैं विजिट किया हुआ, पटना में भी दोनों चीज़ें, हर्बेरियम और म्यूजियम दोनों है। उसके बाद लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु में है, वहाँ पर भी विजिट किए थे। तो कई जगह मुझे देखने का मौका मिला। हाँ, उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी है, मैं भुवनेश्वर में हर्बेरियम गया था, बट वहाँ पर म्यूजियम में मुझे जाने का मौका नहीं मिला था, मेरा ट्रेन का टाइम हो गया था, जिसके कारण कि मैं देख नहीं पाया। उसके बाद है लिविंग में। तो लिविंग फिर दो प्रकार का होगा, एक होगा बोटेनिकल गार्डन्स, जो अभी बताया कि लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में हावड़ा बॉटनिकल गार्डन और सीपुर बॉटनिकल गार्डन इंडिया का लार्जेस्ट है और काफी रिच है, काफी मजा आता है देखने में। ऐसे मजा आता है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब तुम लोग अगर जाओगे तो तुम लोग को बहुत मजा आएगा देखने में। बिकॉज मैं गया था वहां पर 2003 में, उस समय मैं 12th में पढ़ रहा था। उसके बाद फिर मैं बाद में फिर से गया था मैं घूमने के लिए मम्मी पापा लोग के साथ में, तो सेकेंड टाइम में गया था मम्मी पापा को साथ में ले जाके कि मैं कैसा एक्सपीरियंस किया था उन्हें भी दिखलाने के लिए।
उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क्स, तो बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को रखा जाता है और जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखा जाता है। ये सभी चीज को हम लोग एक एक करके अलग अलग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके इन डिटेल देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट तक जुड़े हुए रहना क्योंकि आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर का क्लास ये तो हो रहा है, सेकेंड ईयर का क्लास जो शाम को 7 बजे हुआ था, मतलब अभी से 2 घंटा पहले, मतलब 1 घंटा पहले खत्म हुआ है, 7 से 8 उसका टाइम था, तो लगभग 8:10 के आसपास में वो क्लास खत्म हुआ। तो उसमें ट्विंस के बारे में पढ़े थे। अगर चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि तुम लोग नीट का जो एग्जाम दोगे 11 और 12 दोनों का आएगा, तो अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो उसे भी स्टडी कर लेना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आते हैं सबसे पहला नंबर, यहाँ पर देखो एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। तो पहला है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? ए हर्बेरियम इज ए प्लेस, जस्ट वेट, कलर बदल देते हैं। हर्बेरियम इज ए प्लेस वेयर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज माउंटेड ऑन सीट्स आर केप्ट। हर्बेरियम ऐसा प्लेस होता है जहां पर कि प्लांट्स वगैरह को प्रेस करके प्रिजर्व करके स्पेसिमेन रखा जाता है। ये काम तुम लोग अब जान रहे हो कि इसको हर्बेरियम कहते हैं, जहां पर कि स्टोर करके रखते हैं। मुझे भी जब मैं 2011 में 2002 में मैं जब 11 में चला गया था तो मुझे पता चला कि इसको हर्बेरियम कहते हैं, लेकिन इन ओरिजिनली वो सब काम तो पहले से करते थे। तुम लोग भी करते होगे, कहीं पर कुछ फूल नजर आ जाता होगा, फ्लावर्स, तो क्या करते हो, उसे तोड़ के किताब में दाब के रखे हो, कई सारा चीज रखते हो, या कहीं पर लीव्स पसंद आ गया तो इस तरीके से रखे होगे, याद होगा। हो सकता है अभी भी तुम्हारे किसी बुक में ये रखा हुआ होगा, कुछ की विशेष यादें बन के, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कहीं से जुड़ा हुआ। तो हर्बेरियम तो तुम तो पहले से खोल के रखे हुए हो, बस वही प्रोसेस है, उसको प्रेस करके रखा जाता है, साथ में उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट करके रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। द सीड्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली इन अकॉर्डेंस विथ एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूजुअली बेंथम एंड हुकर सिस्टम। अब ये जो सीट बनाया गया अलग अलग प्लांट्स का, यहाँ पर भी तुम लोग देख रहे हो, तो अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग फ्लावर का प्रेस्ड सीट बनाया गया हर्बेरियम में सुखा के। तो वो जो सीट बनाया गया है उसको एक पार्टिकुलर तरीके से अरेंज करके रखा जाता है ताकि उसको खोजना भी आसान हो, समझना भी आसान हो। और वो जो एक पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन के मेथड को अप्लाई किया जाता है, दैट मेथड इज नोन एज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग आगे चल के इन डिटेल ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो द स्टोरेज ऑफ सीड्स, The storage of seeds forms a repository for future use। अब ये जो सीड्स वगैरह को जो स्टोर करके हम लोग रखते हैं, ये रिपोजिटरी के रूप में काम करता है फ्यूचर में यूज करने के लिए। इट प्रोवाइड्स a quick referral system and is quite useful for people involved in taxonomic studies। और ये जो है ना क्विक स्टडी में हेल्प करता है। क्यों? मान लो अगर किसी को स्टडी करना है क्लासिफिकेशन के ऊपर, हर्बेरियम में गए, डायरेक्टली निकाल के देख लिया, अपने को ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे से पहले कुछ रिसर्चर, कुछ साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी इसे खोज के ला चुका है और वहां पर रख दिया है। बस अपने को जाना है, हम लोगों को जाना है, निकालना है, स्टडी कर लेना है, राइट। हाँ, जो चीज वहां पर नहीं है, जैसे कि लास्ट क्लास, मतलब कल तुम लोगों को एग्जांपल दिए थे डिगवे कॉलेज के एक प्रोफेसर के बारे में, तो उनका ये काम है, मतलब अपना चॉइस है, बाय चॉइस बट नॉट बाय बर्डन या बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन के अनुसार तो प्रोफेसर हैं, हाँ, लेकिन उनका चॉइस है कि वो अलग अलग फौना, नॉट फ्लोरा, वो जूलॉजी टीचर हैं यहाँ पे, तो वो अलग अलग फौना फ्लोरा में प्लांट्स वगैरह होता है, पेड़ पौधा, और फौना में जीव जंतु होता है, एनिमल्स। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इस एरिया में, यहाँ से वो कई सारा जीव जंतु, न्यू जीव जंतु को खोज के वो दिए हैं। उनके प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल में जब जाओगे तो तुम लोग देखोगे कई सारा जीव जंतु, इवन कई सारा फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, खास करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बहुत सुंदर सुंदर फोटो वगैरह खींचे हैं, बहुत सारे को क्लासीफाई किए। मतलब ये काम जो यहाँ पर है वो किए हुए हैं। तो तुम लोग भी अगर डॉक्टर के साथ साथ कुछ रिसर्चर भी बनोगे तो कुछ ये सब काम कर सकते हो ओकेजनली। Majority of the world's famous herbaria originated from the botanical gardens। और वर्ल्ड फेमस जो हर्बेरिया है ना,
इन दुनिया में जो ज़्यादा सबसे पॉपुलर है वो बॉटनिकल गार्डन से ही एराइज हुआ है। और वो बॉटनिकल गार्डन का नाम क्या है? द फर्स्ट हर्बेरियम वॉज सेट अप एट पीसा, इटली, जहाँ का जो कि भी मीनार काफ़ी पॉपुलर है ना, वहीं का फर्स्ट डेवलप भी किया गया है ये, ठीक है। वहीं पर पहला डेवलप किया गया है हर्बेरिया, वर्ल्ड पॉपुलर। अब आते हैं हम लोग हर्बेरियम के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगा। पहला नंबर जो इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन से इंस्ट्रूमेंट जो कि जरूरत पड़ेगा और फ्यूचर जब हम लोग फील्ड विजिट में जाएंगे तो नंबर 1, ऐसे तुम लोग इसको अच्छे तरीके से पहचानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम नाम बता देते हैं एक बार, ऐसे ये जरूरत है। क्या है? डिगर एंड स्प्रूनिक नाइफ, सिक्कल विथ लॉन्ग हैंडल, बैस्कुलम, पॉलीथीन बैग्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, ब्लॉटिंग पेपर्स। भैया ये सब चीज़ की जरूरत इसलिए, मान लो कहीं पर गए तो काट के रखोगे ना, कटाई करके, तो काटोगे कैसे अगर ये सब सामान नहीं रहेगा तो? हर जगह तो दांत से काट नहीं सकते, हाथ से तोड़ नहीं सकते, और उसके बाद उसको बढ़िया से हैंडल करके रखना पड़ेगा ना, इसीलिए पॉलीथीन बैग भी चाहिए, मैगजीन भी चाहिए, मैगजीन या न्यूज़पेपर जिसमें कि उसको रैप करके लाओगे, साथ में ब्लॉटिंग पेपर वगैरह चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे नॉर्मली हम तो वही क्या करते थे, इसीलिए अपना बताए कि जब कभी जंगल वगैरह घूमने के लिए जाते थे तो याद ही नहीं रहता था। जिस समय से जान गए कि ये सब जरूरी है तो अभी के टाइम में क्या होता है, जो ज़्यादा पॉपुलर है ना, तो वहाँ पर अगर ये लेके जाओगे, खास करके अगर सीपुर बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की अगर बात करो, या लालबाग में नहीं था, लेकिन सीपुर बॉटनिकल गार्डन में वो लगा हुआ है, गेट लगा रहता है ना, जहाँ पर कि एक्सरे मशीन होता है, जैसे ही घुसोगे कुछ हथियार नजर आएगा, टुक 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 बजने लग जाता है, तो वहाँ पर क्या ये सब लेके जाने देगा क्या? तो उस समय तो जाने देने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वहाँ तो हाथ से ही तोड़ के रखना पड़ता है ना। तो ये सिर्फ कहने का है। हाँ, अगर कोई दूसरा जगह जा रहे हैं या अगर स्पेशल परमिशन के साथ जा रहे हैं, अगर साथ में टीचर है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ से डिगबोई से अगर स्टूडेंट्स को जाना है और अगर उसके साथ में त्रिभुवन कुमार भारती है, मतलब मैं हूँ जो कि रिकॉग्नाइज्ड टीचर है। अब ऐसा नहीं कि कोई रोड छाप टीचर को लेके चले जाओगे, वैसे सब जगह तो तुम्हें जाने देगा नहीं। एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर होना चाहिए, तभी तुम्हें, मतलब तभी उस टीचर को अलाउड किया जाएगा वैसे सब जगह पे हथियार लेके। मतलब ऐसा प्रूफ होना पड़ेगा कि वो किसी को काटने के लिए, मतलब किसी आदमी को काटने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि पेड़ पौधा का कुछ टुकड़ा काटने के लिए जा रहा है। इस बात को वहां पर प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड वहां पर टीचर होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की, तभी जाके अलाउड किया जाएगा। तो हम जो गए थे बस अपना पर्सनल लेवल पे गए थे, उस समय 11 का स्टूडेंट थे, 11-12 का, तो मुझे अलाउड नहीं किया जाना था इसीलिए, और जानकारी भी नहीं था उतना सारा कि ये सब चीज लेके जाए वहां से काट के लाए, बस देखे, बस उतना ही ठीक था, मोबाइल में फोटो खींचे और आए। ओके, नाउ इक्विपमेंट्स। अब हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो तो हथियार देखे, औजार काटने वाला। अब इक्विपमेंट्स क्या क्या है? प्लांट प्रेस, जैसे कि प्लांट्स को लाओगे, अब उसको दाबने का जरूरत है ना, जैसे किताब में रखते हो तो किताब से दाब देते हो, तो वैसे उसको दाबने की जरूरत है। फिर क्या होगा? फील्ड नोटबुक। अब फील्ड में जा रहे हो तो फील्ड नोटबुक चाहिए जिसमें कि तुम लोग लिखोगे। उसके बाद हर्बेरियम सीट होता है, ये सब जो देख रहे एक पार्टिकुलर साइज है, हर्बेरियम सीट होता है। फिर ग्लू चिपकाने के लिए चाहिए, लेबल्स, जो लेबल्स होता है लेबल लगाने के लिए, तो उस डिजाइन का लेबल चाहिए, कुछ इस डिजाइन का हो सकता है, तुम लोग के पास भी होगा। ये अलग अलग कलर का लेबल हुआ करता है, ये लेबल तुमको लेके जाना पड़ेगा और वहां पे मतलब जब बनाने लग जाओगे हर्बेरियम सीट तो उसमें लगाना होगा। फिर वहां पर स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग होने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग नहीं है, वो दूसरी तरफ रखा हुआ है। तो ये सारे चीज का पॉलीथीन बैग जिसमें कि उसको पैक करके रखोगे, नहीं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह उसे डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। ठीक है, उसे डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा तो पता चलेगा कुछ रहा ही नहीं। तो अपने को ये सारा चीज की जरूरत पड़ेगा जब हम लोग घूमने के लिए जाएंगे या फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, तो जहां से कि हर्बेरियम फील्ड बनाना है। नाउ कमिंग टू द प्रोसीड्योर ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन। अब हम लोग हर्बेरियम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर्बेरियम का सामान बना रहे हैं। कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेड, ठीक है।
तो अब हम लोग जब जा रहे हैं तो वहां पर हमें हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 उसको प्रेसिंग करेंगे, मतलब उसको दबाएंगे अच्छे तरीके से और उसको सुखाएंगे, दबा के सुखाएंगे, सुखा के नहीं दबाएंगे। कभी लिप्स को ट्राई करके देखना, पत्तियों को जब सुखा के दबाओगे तो चूर चूर हो जाएगा। तो हमें उसे चूर चूर नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। मतलब जिस समय वो गीला है ना, ड्राई नहीं हुआ है, वेटेड कंडीशन में, जब जैसे मान लो अगर आज तोड़ के लाए हैं तो आज ही उसको प्रेस कर देंगे, या तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर प्रेस करेंगे उसको ड्राई होने के पहले, अदरवाइज वो चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद उसे माउंटिंग करेंगे, उस सीट के ऊपर माउंट करेंगे। उसके बाद जो बताए तुम्हें टैग, उसमें उसको लेबल करेंगे, उसे लेबल करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ हम प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे ताकि विथ टाइम ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीड्योर जो बतलाए हैं यहाँ पर फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन, उस पे आते हैं। तो फील्ड विजिट या स्पेसिमेन कलेक्शन जो करेंगे, इन एरिया इज सिलेक्टेड फॉर बॉटनिकल एक्सकर्शन। तो बॉटनिकल एक्सकर्शन के लिए पहला नंबर हम लोग एक एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस एरिया में हम लोग को जाना है। फॉर एग्जांपल अगर डिगबोई में है तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन है। नंबर 1 डिगबोई में ही जो आर्बोरियम अवेलेबल है उसे जा सकते हो, गोलाई के पास में है, वहां पर प्लांट्स को अरेंज करके लगाया गया है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से मेंटेनेंस नहीं है इस आर्बोरियम का। ओके उसके बाद दूसरा है तुमको डिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर भी है, लेकिन फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये लोकल का नाम बता रहे हैं, ऐसे दूर जाओगे तब तो बहुत सारा है। मैंने जो कोशिश किया था, मैं अपने टीचर के साथ में मैं गया था जिसमें मैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था, तो उसमें कॉलेज के तरफ से ले जाया गया था बेंगलुरु में। तो वहां पे हमारा पूरा का पूरा टीम था। जूली राघव, हेलो जूली राघव, बहुत दिनों के बाद आपसे, मतलब आप हमारे साथ बहुत दिनों के बाद आए हैं, राइट? ओके तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग जाएंगे फील्ड ट्रिप पे, तो हम लोग जब गए थे जूलॉजी मतलब बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे, तो उसमें अपने प्रोफेसर के साथ में गए थे, तो वहां पर अलॉट हुआ था, तो वहां पर बहुत सारे को कलेक्ट किए थे क्योंकि वहां पर परमिशन मिल गया था। तो वो बाद की बात है, तो वहां पर परमिशन मिला था और हमें कलेक्शन करने को हुआ था। तो ये है, और आगे क्या है, इट इज प्रीफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन्स। और प्रेफरेबल ये है कि एक ही जगह पे बार बार विजिट करना अलग अलग सीजन में, क्योंकि अगर तुम लोग डिगबोई का आर्बोरियम भी अगर जाते हो तो वहां पर सारा चीज एक जगह, मतलब एक ही, किसी सीजन में सबका सब प्लांट ड्राई मिलेगा, किसी सीजन में कुछ प्लांट होगा तो किसी सीजन में कुछ प्लांट होगा फ्लोरिश किया होगा। तो इसीलिए अलग अलग सीजन में जाने से क्या होगा कि सभी तरीके का प्लांट्स अपने को मिल जाएगा। For herbaceous plants, entire plants is selected, and for other shoots having important parts are selected and cut with pruning knife. जो हर्बेसियस होता है, मतलब छोटा छोटा घास डिजाइन का जो प्लांट्स वगैरह होता है, उसको क्या करना है, जैसे कि ये महाशय लोग जहां पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा घास को उखाड़ लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा काटने से तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जो बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब ट्रीज है, तो वहां पर क्या करेंगे कि कुछ पोर्शंस लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के हाथ में देखो एक प्लांट है ना, एक प्लांट लगा हुआ है पूरा का पूरा, तो इससे पता चल जाता है कि इसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोकोटिलिडनस है या डाइकोटिलिडनस है, तो और भी कई सारा कैरेक्टर्स इसको देख के पता चल जाएगा। इसीलिए पूरा का पूरा इस लेवल तक का हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके नाउ कमिंग टू द प्रेसिंग एंड ड्राइंग। जब हम लोग वहां से कलेक्ट करके आ गए, अब उसको प्रेस करना है और ड्राई करना है, सुखाना है। स्पेसिमेन आर स्प्रेड ओवर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर शीट, दीज न्यूज़पेपर्स आर नाउ पुट इनसाइड द प्रेस। अब क्या करना है हमें कि इसको, ये जो शीट कलेक्ट किया है न्यूज़पेपर में रख के उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे, दाब देंगे, और उसके बाद उसको सूखने के लिए दे देंगे। तो कुछ दिन सूखने के बाद उसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड उड़ जाएगा और वैसा ही रह जाएगा। अब उसको वहां से स्टार्ट करके उठा के हम लोग अगला स्टेज में लेके जाएंगे। बोले तो अगला स्टेज क्या है, माउंटिंग। तो हर्बेरियम सीड्स आर सेलेक्टेड। अब वहां से हर्बेरियम सीड को सेलेक्ट करेंगे। द ड्राइड सैंपल्स आर प्लेस्ड ओवर द सीड्स बाय ग्लू एंड देन कवर विथ पॉलीथीन और पॉलीथीन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ डिलिकेट पार्ट्स।
अब क्या करेंगे, उसको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पर जो ग्लू है तुम लोग जानते होगे बहुत पॉपुलर है, बस हम उसका लेबल हटा दिए हैं इस ग्लू में से, ग्लू में से लेबल हटा दिए हैं ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता चले कि हम किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्यों किसी का एडवर्टीजमेंट करें बिना कुछ फायदे का। तो अब क्या है, सबको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे, माउंट कर देंगे, और उसके ऊपर से हम लोग पॉलीथीन बैग लगा देंगे ताकि उसमें कुछ खराबी ना हो। नाउ टर्म इज कम द लेबलिंग, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया जहां से हम लोग कलेक्ट किए हैं, डेट, वो डेट जहां पर हम लोग कलेक्ट किए, और साथ में कलेक्टर्स ने, मतलब तुम लोग अपना नाम वहां पर दोगे जो कलेक्ट करके लाए। इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसमें लिखना होता है, उसको लेबल करना होता है। नेक्स्ट पेज है, उसके बाद है अपना प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या है, स्पेसिमेन आर ट्रीटेड विद 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड टू प्रिवेंट फंगल अटैक। अब उसको 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीट करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई फंगल अटैक ना हो। यहां पर जो देख रहे हो बड़े बड़े जार में या बीकर में रखा हुआ, ये फॉर्मेलिन में रखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मेलिन है। तुम जब विवेकानंद विद्यालय में आओगे तो वहां पर, यहाँ जो देखोगे स्पेसिमेन, या हो सकता है तुम लोग जिस स्कूल से पढ़ के आए हो वहां पर भी ये सारा स्पेसिमेन फॉर्मेलिन में रखा हुआ होगा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग जो प्रेस करके जो लगा रहे हैं, तो इसमें 0.1% HgCl से ट्रीट करेंगे, या DDT, नेप्थलीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। ये सब यूज करेंगे ताकि कोई पेस्ट, DDT, नेप्थलीन ये सब डाल देंगे ताकि कोई पेस्ट उसको खत्म ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। नाउ कमिंग टू द यूजेज ऑफ हर्बेरियम। अब हम लोग हर्बेरियम के यूज पे आते हैं। ये हर्बेरियम का क्या क्या यूज होगा। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा। अब ये किस प्रकार का फ्लोरा है, किस प्रकार का प्लांट्स है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, हमें अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग। थर्ड है क्विक रेफरल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, हम लोग को फील्ड में जाने की, मतलब जो फ्यूचर रिसर्चर या फ्यूचर स्टूडेंट होगा, सबको बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हर्बेरियम गए, हर्बेरियम में निकाल के देख लिया और स्टडी कर लिए। रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पीसीज का रिपोजिटरी के रूप में, एंड नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग प्लेसेस का इकोलॉजी हम लोग जानेंगे। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट हर्बेरिया। ये नाम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और नीट में ना भी आए तो कोई दिक्कत ना, अपना जीके तो बनेगा, जीके का बेस। ऐसे फिर भी कुछ को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आ जाया करता है, नीट के एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पहले तो बहुत आया करता था, अब थोड़ा आना कम हो गया है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू लंदन, ये लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि लंदन में एस्टेब्लिश्ड है, ये है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेसिमेन है 6.5 मिलियन, माइंड इट, 6.5 मिलियन। नेहा गुप्ता, हेलो, हाउ आर यू? नाउ कमिंग टू द नेहा गुप्ता, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? नाउ कमिंग टू द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी ये पेरिस में है, और यहाँ पर भी 6.0 मिलियन के आसपास, या 6.0 मिलियन से ज्यादा है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, जिसके बारे में बता रहे थे। तो वहां पर बॉटनिकल गार्डन है, वो मेन रूप से इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता नाम है। वहां पर ये सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्टेब्लिश्ड है, उसी के अंदर में। ओके, वेलकम इन आवर चैनल ई ज्ञान। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे रेगुलर में रहिए। हमारा 12th के लिए क्लास होता है, यू नो वेल, जो सेकेंड ईयर का क्लास होता है 12th का, वो 7 बजे से प्रत्येक दिन, और 11 का क्लास होता है 9 बजे से प्रत्येक दिन बोलिए या प्रत्येक रात बोलिए। आप इसके साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ में ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड लोग को भी, आप सभी को ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े। जब हमारे पास मिनिमम 10 स्टूडेंट रेगुलर रहने लग जाएंगे लाइव क्लास में, तो फिर हम लोग मेंटी क्विज भी किया करेंगे। जैसे ये चल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्लास के बाद में, मतलब क्लास के जस्ट बाद में मेंटी क्विज भी हुआ करेगा। ओके, तो आप लोग सभी शेयर किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज विद्या बांटने का धन है, जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। Am I right?
तो अगला है मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, ये है 1,50,000 सीट से अवेलेबल है वहां पर। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, यहां पर भी 80,000 से ज्यादा स्पेसिमेन अवेलेबल है। तो ये रहा इंडिया का ओवरऑल कहें तो सीपुर बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द इंडिया है। नाउ कमिंग टू द बॉटनिकल गार्डन, देख रहे हैं क्या सुंदर सुंदर ये जो फिगर लिया गया, ये पिक्चर कहां से लिया गया है, कोई बता सकता है इस पिक्चर का नाम? कुछ देर पहले हम हिंट्स दिए थे, मतलब हिंट्स दे रहे हैं, कुछ देर पहले हम बताए थे तुम लोगों को, बता सकते हैं ये पिक्चर कहां का है? बोलो बोलो, कोई विजिट किए हो इसको तुम लोगों में से? अच्छा चलो तुम लोग सर्च करके बताना, अगले दिन बता देना तुम लोग, ओके। तो बॉटनिकल गार्डन्स आर लार्ज साइज tracts where plants of different types and areas are grown for scientific and educational purposes। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है। जो हर्बेरियम होता है वो छोटा सा एरिया है, लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन्स होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है। वहां पर अलग अलग प्रकार का प्लांट्स वगैरह को लगाया जाता है, प्लांट्स ट्रीज सब कुछ को लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे, ताकि उसको साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के आधार पे लगाया जाता है, ताकि जिसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है वहां पर। चलो मैं बता देता हूं, दिस इज द लालबाग बॉटनिकल गार्डन। ये लालबाग बॉटनिकल गार्डन का इमेज है, जब वहां पर जाओगे तो इसी तरीके से शानदार तरीके से अरेंज किया हुआ है, समय समय के साथ बदलता भी रहता है, तो हो सकता है हल्का फल्का इसमें चेंजिंग हो जाए। जिस समय हम गए थे उस समय ऐसा फ्लावर्स का डिजाइन बनाया गया था, लेकिन हर जगह अपग्रेड होते रहता है और चेंजिंग होते रहता है। सो इट इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड इकोनॉमिकल रेफरेंस सिस्टम। ये जो है नेचुरल, क्योंकि वहां पर नेचुरली ग्रो करवाया जाता है, तो ये इकोनॉमिकल एंड नेचुरल है। मतलब इकोनॉमिकली भी बोले तो अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ा, एक जगह स्टडी हो जाता है। और नेचुरली द फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन वाज डेवलप्ड बाय थियोफ्रेस्टस। जो दुनिया का सबसे पहला और ओरिजिनल बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था वो थियोफ्रेस्टस के द्वारा बनाया गया था, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। नाउ ए बॉटनिकल गार्डन एक्सक्लूसिवली ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स इज कॉल्ड आर्बोरेटियम, मतलब आर्बोरियम, ठीक है। स्पेलिंग अलग होता है, बोला जाता है आर्बोरियम, लेकिन लिखाता है आर्बोरेटियम, ठीक है, आर्बोरेटम। जो अभी बार बार बोल रहे थे डिगबॉय में भी अवेलेबल है। सो ए बॉटनिकल गार्डन एक्सक्लूसिवली ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स इज कॉल्ड आर्बोरेटियम, ये डिगबॉय में भी अवेलेबल है। तो जो डिगबॉय में रहने वाले हो ज्वाइन कर सकते हो, जाके देख सकते हो। ऐसे इतना सुंदर नहीं है डिगबॉय वाला, क्योंकि इसको उतना मेंटेन नहीं किया जाता है। The most famous and the largest botanical garden is रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन इंग्लैंड, सबसे जो मोस्ट फेमस है पूरी दुनिया में। उसके बाद है इट एक्सटेंडेड टू 200 एकर्स ऑफ लैंड, 200 एकड़ में ये फैला हुआ है क्यू वाला। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1759 बाय विलियम एटन। विलियम एटन के द्वारा 1759 में ये बनाया गया था। डन। Now the largest botanical garden in India is Indian Botanical Garden हावड़ा सीपुर, जो बोले उसका ये 1787 में बनाया गया था। ये जो ट्री देख रहे हो ये बहुत ही वहां का सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। उस समय ऐसे जब गए थे तो जिस समय वो लिखा गया था, ऐसे यहां से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। 1787 में ये बनाया गया था, तो 1787 में इसको घोषणा किया गया था, बनाया गया था। लेकिन ये जो ट्री देख रहे हो ये ट्री उस समय का नहीं है, उससे भी पहले का है, ठीक है, बनियान ट्री, फाइकस बंगालियंसिस। ओके, बिसाइड्स इट अदर मेन बॉटनिकल गार्डन्स आर, इसके अलावा और भी कई सारा बॉटनिकल गार्डन्स है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ, लियोड बॉटनिकल गार्डन्स दार्जिलिंग, गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट देहरादून। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स है जो कि अपने को याद रखना है। और एक जो बताए थे कुछ देर पहले वाला फोटो जो दिखलाए थे, लालबाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु। मॉडर्न डे बॉटनिकल गार्डन्स कंटेन, अभी के समय का जो बॉटनिकल गार्डन्स होता है उसमें रहता है आउटडोर प्लांट्स, ग्रीन हाउसेस, लाइब्रेरी, रिसर्च लेबोरेटरी, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। एक ही अभी के समय का जो होता है, तो अभी तुम लालबाग बॉटनिकल गार्डन जाओ वहां पर भी ये सारा चीज मिलेगा,
या तुम शिवपुर बॉटनिकल गार्डन कोलकाता जाओ, वहां पर भी ये सारा चीज मिलेगा। देयर इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स एस्टेब्लिश्ड इन 1962 व्हिच कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स। अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स भी है जो कि 1962 में बना था, और वो सभी बॉटनिकल गार्डन्स के बीच में इंटरलिंकिंग रखता है और प्लांट्स वगैरह को इंटरचेंज करते रहता है। मैं जो सबसे ज्यादा मेरे लिए मुझे अच्छा लगा था फर्स्ट ऑफ ऑल शिवपुर बॉटनिकल गार्डन में ये, और दूसरा नंबर जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वहां पे जो ताल का पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा तार का पेड़ होता है, अरे इतना बड़ा जो फरता है, जैसे नारियल फरता है ना, तो नारियल के जैसा वो ताल हुआ करता है, इतना बड़ा बड़ा गोल, वो मैं पहले कभी नहीं देखा था। ब्रांच्ड, मैं जितना भी देखा था वो ब्रांच नहीं था, सिंगल था। हमारे एरिया में भी हुआ करता है, डिगवे में भी कहीं कहीं जब रूरल एरिया में अंदर जाओगे तो मिल जाएगा वो ताल का पेड़, और वहां पर ब्रांच था, एक पेड़ में 3-4 ब्रांचेज, जो कि काफी अट्रैक्शन था। और एक पेड़ वहां पर ऐसा था जहां पर कि जो वैम्पायर्स होता है ना, चमगादड़, वो उल्टा लटका हुआ था और बहुत सारा दिन में ही। तो जब तुम लोग जाओगे तो मुझे अच्छा लगा था, ऐसे जरूरी नहीं कि जो मुझे ज्यादा अच्छा लगे सबको अच्छा लगे, और बाकी लोगों को अलग अलग चीज अच्छा लगता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, तो ये तो हो गया अपना। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स। अब बॉटनिकल गार्डन्स का क्या क्या रोल हो सकता है। नंबर 1, प्रोवाइड्स प्लांट मटेरियल फॉर कॉम्परेटिव टेक्सोनोमिक स्टडीज। ये कॉम्परेटिव टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए प्लांट्स मटेरियल प्रोवाइड करता है, नंबर 1। नंबर 2, फंक्शंस एज एक्लिमेटाइजेशन सेंटर फॉर एक्जोटिक प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। एक्जोटिक प्लांट्स किसको कहेंगे, जो बाहर से प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहीं बाहर से लाया जाता है, दैट प्लांट इज नोन एज एक्जोटिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल असम में है, असम में वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, तो वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इंडेमिक स्पीसीज ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, सिर्फ असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है, पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता। दिस इज इंडेमिक स्पीसीज। अगर इसको कोई और एरिया में लेके जाया जाए तो उस एरिया के लिए ये एक्जोटिक एनिमल होगा, राइट। तो अब है क्या कि जब दूसरा एरिया में, जैसे बताया कि ये वन हॉर्न डायनासोरस सिर्फ असम में पाया जाता, क्योंकि उसको सिर्फ असम का क्लाइमेट ही सूट करता है, लेकिन दूसरे जगह ले जाना बड़ा मुश्किल का चीज है, वहां पर उसको प्रिजर्व करना, उसको वहां पर ग्रो करवाना। तो वैसे ही प्लांट के केस में भी होता है, जो बाहर से लाया जाता है तो सब जगह नहीं ग्रो करेगा, तो वैसे कंडीशन के लिए एक्जोटिक प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन में ग्रो करवाया जाता है और उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। नाउ कमिंग टू द प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर बॉटनिकल रिसर्च। ये बॉटनिकल रिसर्च के लिए भी हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग रिसर्च कर सकें अच्छे से, आसानी से। एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। यहां पर 2 टर्म होता है, एक है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। 2 टर्म यूज होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है किसी को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर प्रोटेक्ट किया जाता है, देन दैट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन इज नोन एज इन सीटू। अगर उसको दूसरे क्लाइमेट में ले जाके, उदय सिंह जी बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए। मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो दूसरा है क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो दूसरे जगह ले जाके लगाया जाता है और ग्रो करवाया जाता है, देन दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जैसे हम बताए, एक तो हो गया एक्जोटिक, दूसरा है कि अगर वो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अगर बात करते हो पिजन की, पिजन छोड़ो, मैंगो की अगर बात करो तो मैंगो सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो इंडिया में अगर मैंगो ट्री को, अलग अलग वेराइटी मैंगो ट्री को प्रिजर्व किया जाता है, देन दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नॉन एज इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर इस मैंगो ट्री को अमेरिका में, ब्रिटेन में लगाया जाता है और वहां पर उसको कंजर्व करके रखा जाता है, देन दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नॉन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है सभी का? Now coming to the improve the environment, provides greenery in big cities, purify the air and serve as habitat for many animals। और दूसरा उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि वो बड़े बड़े शहरों में, जैसे कलकत्ता बताए, कोलकाता, हावड़ा, मतलब सटा हुआ ये दोनों, बस एक नदी का डिफरेंस है, कोलकाता और हावड़ा।
तो ये बड़े बड़े शहरों में ग्रीन सीनरियोज ला देता है, ग्रीन सीन। अब गुवाहाटी जाओ, सब जगह बड़ा बड़ा बिल्डिंग ही नजर आएगा, लेकिन वहां पर बोटनिकल गार्डन हरियाली ला देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में भी हरियाली लाता है, प्यूरिफाई करता है एयर को, हैबिटेट, बहुत सारा पक्षियां, पेड़ों पे जानवर सब जाके रहता है, तो बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द म्यूजियम। अब ये म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम होता है कि म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड टू द पब्लिक। म्यूजियम ऐसा जगह होता है जहां पर कि प्रिजर्व्ड मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल एग्जिबिट कहते हैं, दिखलाया जाता है। गुवाहाटी में भी है, पटना में भी है, कोलकाता में भी है। नॉर्मली म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है नॉर्मली वहीं पर सेटअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आ जाते हो VVHSS में, तो तुम्हें वहां पर भी म्यूजियम मिल जाएगा। पार्टिकुलरली बायोलॉजी लैब में तो जरूर मिलेगा म्यूजियम स्पेसिमेन हमारे यहाँ, मतलब काफी रिच लैब है यहाँ पे। तो अभी तो जो डिगवे वाले हो नहीं दिखला सकते, अभी जो बाहर वाले हो, क्योंकि स्कूल ही बंद है, मैं भी स्कूल नहीं जा रहा। तो जब स्कूल ओपन हो जाएगा, मैं जब जाने लग जाऊंगा, तो जो बाहर वाले हो टेलीग्राम पे मैं लाइव करूंगा, लाइव करके मैं तुम लोगों को दिखलाऊंगा वहां पे एक एक स्पेसिमेन। जो डिगबॉय वाले हो डायरेक्टली विजिट कर सकते हो वर्किंग डे पे, ओके, विथ स्पेशल परमिशन। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड डिफरेंसेस। अब म्यूजियम में क्या होता है? कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो बताया फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। फॉर्मेलिन क्या करता है? उसको बरसों तक बहुत सारा जीव जंतु ऐसा रखा गया है हमारे लैब में, हमारे म्यूजियम में प्रिजर्व करके, जो कि मेरे से कम 15-20 साल पुराना है। मतलब मेरे से 15-20 साल भी ज्यादा एजेड है वो सब। मतलब मेरा जन्म जिसमें हुआ था, मेरा जन्म हुआ था 1985, और वो लोग को लाया गया था हमारे स्कूल में 1984, कुछ उससे भी पहले लाया गया था। तो बस मतलब जिसमें उसको हमारे लैब में लाया गया उसमें तो मर चुका था ना, तो सोचो मेरे से कितना सीनियर है वो लोग, ओके। तो ओनली दोज प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया। और म्यूजियम में उसी प्लांट्स वगैरह को रखा जाता है जो हर्बेरिया में नहीं प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो क्या क्या है? जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, मोसेस हो गया, फर्न्स, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स एक्सेट्रा, ये सबको हर्बेरिया में नहीं रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है म्यूजियम में। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ म्यूजियम, क्या क्या करता है म्यूजियम? एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल को एक्वायर करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके भी रखता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स करता है, रिसर्च में हेल्प करता है, एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल्स करता है, एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। बोले तो ये काफी यूज का है, काफी फंक्शन है, ठीक है। नाउ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नाम कुछ का याद रखना जरूरी है, पता है तुमको कि जगह से पूछ देता है रिलेटेड। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में स्टेब्लिश्ड है, मोस्ट फेमस ऑफ द वर्ल्ड। उसका यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन DC, फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, जियोलॉजी म्यूजियम एम्स्टर्डम, नेथ रॉक क्रिक नेचर सेंटर वाशिंगटन, एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मेक्सिको सिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा बड़ा म्यूजियम है, जो कि अगर तुम लोग अब्रॉड घूमने के लिए जाने लग जाओगे, एजुकेशनल टूर वगैरह पे जाओगे, तो ये सब जगह बहुत जरूर जाना। हम तो अभी तक नहीं जा सके, इंडियन म्यूजियम को ही घूम पाए हैं, इंडिया से बाहर नेपाल भी नहीं गए। प्योर इंडियन नाम भी है तिरुवन कुमार भारती है, और भारत में ही अभी तक रह गए, विदेश तो घूमने के लिए भी नहीं गए, ओके। म्यूजियम में और क्या करता है? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने इंडिया का है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्टेब्लिश्ड है। ये उसका फिगर है जो कि देख रहे हो तुम, थोड़ा सा देख लो। ये अंडमान निकोबार का म्यूजियम है। उसका द फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी एक फॉरेस्ट म्यूजियम। फिर है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम जयपुर, एंड इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो कोलकाता वाला ये जो इतना सारा जो नाम देखे यहाँ पर नाम का लिस्ट, इसमें से मैं सिर्फ एक ही देखा हूँ, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, और प्रिंस वेल्स में, इसमें से इस लिस्ट में से जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे में बहुत सारा म्यूजियम देखा। मैं जयपुर में जो
ओहो, ना ना, जयपुर वाला जो है महाराजा सवाई मान सिंह, एक्चुअली कि मैं उसी समय गया था, मैं नाम पे ध्यान नहीं दिया। ओके, मैं महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम जयपुर में देखा हूँ। ओके, मैं ये देखा, मतलब इंडियन म्यूजियम कोलकाता और महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम जयपुर, ये दोनों में देखा हूँ। इसके अलावा किसी भी म्यूजियम को मैं नहीं देखा। ऐसे दिल्ली में मैं 2 साल रहा था, लेकिन म्यूजियम में ही नहीं देखा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, म्यूजियम में एनिमल्स आर प्रिजर्व इन केमिकल सॉल्यूशन मोस्टली फॉर्मेलिन एज वेल एज स्टफ्ड एंड स्केलेटन फॉर्म्स। तो क्या होता है वहां पर, मतलब म्यूजियम में फॉर्मेलिन में भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्लस स्टफ्ड एंड स्केलेटन फॉर्म्स में भी रखा जाता है। वहां पर क्या होता है, स्टफ्ड फॉर्म में जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, और ऐसा ही डायनासोर का स्केलेटन लगा हुआ था। तुम लोग अच्छा कौन कौन, डेफिनेटली कुछ लोग देखे होंगे ए नाइट इन द म्यूजियम, हॉलीवुड का मूवी ए नाइट इन द म्यूजियम, काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चों से रिलेटेड है। और जब मैं बच्चा था तभी मैं देखा था ए नाइट इन द म्यूजियम। ऐसे वैसा मूवी वगैरह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओरिजिनली मैं बोलो तो वैसा मूवी क्या, मुझे सब मूवी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा देखता हूँ। कुछ देर पहले भी मैं देख रहा था। ओके, तो इसमें क्या होता है, द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेवल। जो स्पेसिमेन है उसे आइडेंटिफाई करके उसे लेबल किया जाता है। दे आर स्टोर्ड एंड कैटालॉग इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। उसको स्टोर करके रखा जाता है, साथ ही साथ कैटालॉग भी बनाया जाता है उसका, ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में उसे आसानी से और अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, अब म्यूजियम क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए म्यूजियम इज टू इंफॉर्मेशन एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने में ये हमें हेल्प करेगा। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड डिफरेंसेस। ओके, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स एंड जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ओके, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट्स को पहले कलेक्ट करने के बाद मार के फिर उसको अच्छे तरीके से पिन वगैरह करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बर्ड्स एंड मैमल्स होता है हमारे लैब में भी मिल जाएगा, तुम्हें हमारे म्यूजियम में भी है। उसका क्या होता है, उसको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्या होता है, उसके अंदर का सारा माल निकाल लेता है, मतलब मांस वगैरह, और उसमें भूसा या कॉटन डाल के अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो हमारे पास में रैबिट, पिजन और स्नेक्स है हमारे लैब में, जिसको कि स्टफ्ड फॉर्म में रखा गया है। म्यूजियम ऑल्सो है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। तो हमारे में कई सारा, जैसे कि फ्रॉग का है, रैबिट का है स्केलेटन, और उससे भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्केलेटन हमारे लैब में, हमारे म्यूजियम में तुम्हें मिल जाएगा। जब स्कूल खुलेगा तो तुम लोग को टेलीग्राम में लाइव करके दिखलाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ म्यूजियम। The collection of specimen helps in gathering the first-hand information about the habitat, soils and organisms of the area. ये क्या करता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हैंड, पहला क्या क्या, हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का, सॉइल के बारे में, और ऑर्गेनिज्म का एरिया, किस एरिया से वो बिलोंग करता है। दे आर यूज टू डिपोजिट टाइप ऑफ स्पेसिमेन व्हेन एवर न्यू टेक्सा आर डिस्क्राइब। वो क्या होता है, डिपॉजिट के रूप में काम करता है जब कोई न्यू टेक्सा को बनाना है, न्यू टेक्सा को डिस्कवर करना है। नाउ कमिंग टू द जूलॉजिकल पार्क। Zoological park, an enclosed place where live wild animals are kept for public exhibition is called zoological park। जहां पर कि जिंदा जानवरों को रखा जाता है उसे जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जूलॉजिकल पार्क मैंने कई जगह देखा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं पटना में मैं देखा हूँ, फिर कोलकाता में भी मैं देखा हूँ जूलॉजिकल पार्क, फिर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना हो तो हो गया। बेंगलुरु में भी मैं देखा, भुवनेश्वर में नहीं देखा, आई थिंक, मुझे याद नहीं भुवनेश्वर में देखा कि नहीं। तो कई जगह मैंने देखा है, हो सकता है तुम लोग का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, बहुत लोग देखे भी होंगे और आगे चल के देखोगे भी। जूलॉजिकल पार्क्स प्रोवाइड मोर नेचुरल इन्वायरमेंट। जो जूलॉजिकल पार्क्स होता है इन ओरिजिनल मोर नेचुरल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है, और हमें एग्जिबिट भी करता है, हमें दिखलाता भी है। द साइंटिफिक पर्पस ऑफ द जू इज टू ब्रीड द एनिमल्स विच अदरवाइज आर फेसिंग अ थ्रेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो जू होता है ना, जो मेन रूप से जो नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स नहीं रह सकता, वहां पर अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं कर सकता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, बोले तो शामिल करके रखा जाता है। ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अभी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लगातार होते रहता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बन रहा है,
तो उसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। अब उतना बड़ा बड़ा जो जंगल को काटा जा रहा है तो वहाँ का जीव जंतु कहाँ जाएगा, मरेगा ही ना। साथ ही साथ पोचिंग हो रहा है, शिकार, लोग शिकार करके, जैसे वन हॉर्न डायनासोरस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, उसका जो टस्क होता है सूंड, उसको काट के बेचता है, उसका जो हॉर्न होता है उसको काट के बेचता है, जीव को तरपता हुआ मरता, मार के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, बड़ा खराब लगता है। कभी कभी इसका पिक्चर देता है, बहुत खराब लगता है। तो अब उससे बचाने के लिए जूलॉजिकल पार्क की व्यवस्था है। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन नेम एंड ए साइंटिफिक नेम इज आल्सो डिस्प्लेड इन द जूलॉजिकल पार्क। जो गए होगे, देखे होगे, उसका जो स्पेसिफिक नेम है वहां पर लिखा हुआ रहता है, लेबल किया हुआ रहता है। प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। और यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन केयर में रखा जाता है, उसके पसंद का खाना खिलाया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और भी बहुत कुछ। फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज स्टडीड। जूलॉजिकल पार्क का रोल, मतलब क्या उसका फूड हैबिट है, ये स्टडी किया जा सकता है। स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स टाइप्स एंड देयर बिहेवियर, सोर्सेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, पैसा भी आता है। मैं जितना का नाम बताया, कोई भी जगह पे फ्री नहीं है, हर जगह चार्ज लगता है, लेकिन यही है कि 20 रुपया, 30 रुपया, मैक्सिमम 50 रुपया है। अगर तुम लोग स्टूडेंट का कार्ड दिखलाओगे तो फी आधा हो जाएगा, जहाँ पर 20 रुपया है वहाँ पर तुम्हें 10 रुपया ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पटना गया था, पटना म्यूजियम में मुझे 5 रुपया लगा था, क्योंकि वहाँ पर जनरल पब्लिक का 10 रुपया था, मैं स्टूडेंट का कार्ड दिया था, मुझे 5 रुपया लगा था। कोलकाता में 50 रुपया था, मुझे 25 रुपया लगा था। तो जहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए जाओगे, अपना ID कार्ड लेते हुए जाना। ओके। एक्स-2 कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो बताया कैप्टिव ब्रीडिंग में दूसरे जगह से ला के उसको एक्स-2 प्रिजर्वेशन किया जाता है। बताए थे अभी कुछ देर पहले एक्स-2 क्या होता है। नौ कीज, ये कीज इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज की। अगर कोई स्कीम इस प्रकार का कीज स्कीम को यूज करते हैं जिसमें कि प्लांट्स या एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे हम लोग की कहते हैं। द टर्म की रेफर्स टू ए सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स अरेंज्ड इन सच मैनर that help in the identification of an organism by selecting or eliminating the characters according to their presence or absence in the organism। अब वहां पर कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जिसमें कि 4 पैर होता है उसे 4 फुटेड एनिमल्स कहते हैं। ये की हो गया अपना। जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसे मैमेलिया कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट उसको मैमेलिया में रखेंगे, जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है उसको मैमेलिया में नहीं रखेंगे। तो ये इस प्रकार का जो कोई आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स होता है ना, तो उसे ही की कहा जाता है, ठीक है। तो अब की क्या है, इसका रोल, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जो प्रत्येक स्टेटमेंट होता है ना की में, वो स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। This is carried out for an organism by determining its similarity with the already known organism। ये जो की है ना, लीड की, वो जो अभी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, ऑलरेडी डिटरमाइंड किया गया है, उससे कंपेयर करके ये सिमिलरिटी प्राप्त किया जा सकता है। सपोज देयर आर 3 प्लांट्स से A, B, C ऑल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज। जैसे मान लो कि अलग अलग प्लांट है A, B, C, तो सभी अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। एनोदर प्लांट से D रिसेंबल्स B। अगर मान लो कोई प्लांट B से रिसेंबल कर रहा है, D नंबर प्लांट, द रिकॉग्निशन ऑफ द प्लांट D एज आइडेंटिकल टू द ऑलरेडी नॉन प्लांट B इज इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब कोई D प्लांट को तुम लेके आए और अगर वो B से मैचिंग कर गया तो हम लोग पहचान गए कि ये प्लांट B ही है और आइडेंटिफाई कर गए, और इसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं तो सेपरेट taxonomic keys are required for each taxonomic categories like family, genus and species। मतलब फैमिली, जीनस, स्पीसीज, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग की जरूरत पड़ेगा। जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने लग जाएंगे तो किसके लिए कौन सा की यूज होगा वो तुम्हें बताएंगे कि फैमिली के लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जितना लोग भी, जब हम लोग पहला क्लास स्टार्ट किए थे, पहला चैप्टर का मतलब इसी का, तो पहला लेसन में बताए थे व्हाट इज लाइफ, लिविंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं। तो जो सांस ले सकता है ओवरऑल के, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रेजेंट है वो लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करने का कीज हुआ
राइट। अब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उसे वर्टिब्राटा में रखेंगे, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उसे इनवर्टिब्राटा में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का ग्रुप डिवाइड करने के लिए। अब उसको छोड़ो, अगर किंगडम की बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द या सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिवीजन किंगडम। अब उसमें अलग अलग कीज है किंगडम डिवाइड करने के लिए, वैसे फैमिली के लिए अलग की, जीनस के लिए अलग की, स्पीसीज के लिए अलग की, ये अलग अलग के लिए अलग अलग कीज होता है। दीज आर मोर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। और ये जो कीज होता है ना, अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। बीइंग एनालिटिकल इन नेचर दीज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। अब ये एनालिटिकल जो होता है नेचर में, इसलिए दो प्रकार का होता है, योक्ड और इंटेंडेड एंड ब्रैकेटेड। ये योक्ड, इंटेंडेड या ब्रैकेटेड होता है। नाउ कमिंग टू द अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब दूसरा इसके अलावा टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या है, ये है नंबर 1 मोनोग्राफ, फ्लोरा, कैटालॉग्स, पब्लिकेशंस। ये भी हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल्स मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ आर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन फैमिली और जीनस एट ए गिवन टाइम। ठीक है, जैसे कि मोनोग्राफ ऑफ फाइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोग्राफ उसमें कहेंगे जो कि किसी पार्टिकुलर जीनस का या फैमिली का कंप्लीट बायोडाटा रहेगा, फुल हिस्ट्री, एक तरह से बायोडाटा है या रिज्यूम को, जिसमें कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, उसे ही हम लोग मोनोग्राफ कहते हैं, जैसे पाइनस का मोनोग्राफ। अब दूसरा है मैनुअल्स। मैनुअल्स कंटेन कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया कवर्ड, कीज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनरा एंड स्पीसीज। मतलब ये सारा चीज जहां पर होता है उसे हम लोग मैनुअल कहेंगे। पब्लिकेशंस लाइक periodicals, dictionaries are brought out to provide information about new editions and updated information। अब ये पब्लिकेशन वगैरह जो होता है, जर्नल्स, बुक, मैगजीन्स, ये सब हमारा पब्लिकेशन से, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड में शामिल होता है। सो फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा जो होता है वो किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में, गिवन एरिया, और उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिटेल अकाउंट होता है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। देयर आर सेवरल फ्लोरा इन इंडिया सच एज, इंडिया में बहुत सारा फ्लोरा है। फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेडी हुकर के द्वारा दिया गया। फ्लोरा ऑफ दिल्ली जेके महेश्वरी के द्वारा बनाया गया है। फ्लोरा सिमलेनिसिस ये एच कलेक्ट के द्वारा बनाया गया है। फ्लोरा ऑफ बॉम्बे टी कुक के द्वारा बनाया गया। ये सब फ्लोरा इंडिया में कई सारा अवेलेबल है। जितना याद रहे 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। नाउ कैटालॉग कंटेन्स अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, दिस इज द कैटालॉग। तो सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए, इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो 2-3 बार इसको देख लेना। ये स्टडी मटेरियल सुबह के पहले या सुबह होते होते ये इसका PDF फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा। हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और जैसे ही 10 स्टूडेंट पूरा हो जाएगा फिर क्लास के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन का मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक दिन क्लास के जस्ट बाद मेंटी क्विज क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स तुम लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के फ्रेंड्स लोग को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए और क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। ओके, क्योंकि विद्या बांटने का प्रॉपर्टी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल। ओके, बाय।